नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। उन्होंने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की जनता से अगर उन्हें प्यार है तो दिल्ली के गरीबों के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने आगे ये भी कह दिया कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके अपने लिए शीश महल बनवाया है, लेकिन उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का लाभ गरीब लोगों को नहीं लेने दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री पर धिक्कार है जो अपने लिए महल बनवाता है लेकिन मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रहता है। केजरीवाल साहब पैसा नहीं दे सकते लेकिन फीता काटने के लिए जरूर आ सकते हैं। मैं तब थी कि विश्वविद्यालय में जिस भवन के निर्माण का शिलान्यास मैंने किया, फीता काटने के लिए केजरीवाल जी पधार गए। शायद यही किया था 400 बसेस का भी, पैसा केंद्र का था, फीता काटने पहुंच गए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के नहीं लड़ने को ऑफर लेकर कांग्रेस की काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सौरभ भारद्वाज को फ्रस्ट्रेटेड बता दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। एक तरफ तो केजरीवाल जी अपने बड़े भाई को अनपढ़ कहते हैं, उनको उनके लिए अपशब्द बोलते हैं और खुद और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में इंजीनियरिंग करी हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग आपने कहाँ से करी केजरीवाल जी, और आपके पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग कहाँ से करी कि आज देश की कोई सरकार के उप मुख्यमंत्री और एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जेल में नहीं है आरोपों में, भ्रष्टाचार के आरोपों में। आपके स्वयं के पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को आपने भ्रष्टाचार के ग्राउंड पर हटाया है। तो ये भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके जो आप अपने बड़े भाई के लिए अपशब्द अनपढ़ करते रहते हैं, मुझे नहीं पता। ये इन दोनों की मिली जुली सरकार है, एक उसको अनपढ़ कहता है और दूसरा भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग किया हुआ है। केजरीवाल जी बताइए, भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग की डिग्री आपने अपनी पार्टी के नेताओं को कहाँ से दिलाई? देखिए, आप जब हम शुरू से कहते थे, जब आप लोग भी कई बार हमसे काउंटर सवाल पूछते थे, मैं हमेशा कहता था भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का सोच और मोडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सिमिलर है। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपने पिछले 40 साल का जो उनका इतिहास है उसमें धर्म की राजनीति करी। आज आम आदमी पार्टी भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति के माइंडसेट से बाहर निकलें और लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने की राजनीति करें। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करें, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन नहीं करें। एक तरफ तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और विपक्षी एकता पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली ने तो लंदन और पेरिस को भी नहीं बल्कि सुल्तान ने अपने शीश महल को बनाया है। से पहले ही देखिए, जो 23 जून को होने जा रहा है, 5 दशक पहले तो संपूर्ण क्रांति की भूमि बनी थी बिहार और पटना, पर आज वो संपूर्ण भ्रांति की भूमि बनती जा रही है। विपक्षी एकता का पुल बनने से पहले ही जल समाधि ले रहा है। एक तरफ तो हम पार्टी और जीतन राम मांझी जी निकल गए हैं, कांग्रेस के ही प्रवक्ता और नेता नीतीश जी पर हमला बोल रहे हैं, और ये किस प्रकार का गठबंधन होगा? इनमें समानता न चेहरे की है, न चरित्र की है, न नेता की है, न नीति की है और न नियत की है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कभी तो बंगाल से एक फरमान आता है कि यदि आप लेफ्ट से दोस्ती करोगे तो हमसे कट्टी कर दो। उत्तर प्रदेश से एक फरमान आता है कि 80 की 80 पर हम लड़ेंगे, आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। कोई और फरमान देता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब और दिल्ली हमारे लिए छोड़ दो। राजस्थान में आम आदमी पार्टी को काले झंडे आप दिखाते हैं और राजस्थान के मंत्री केजरीवाल जी पर 50 करोड़ के शीश महल पर सवाल उठाते हैं। केजरीवाल जी राजस्थान की सरकार को भ्रष्ट और ना जाने किस प्रकार की गालियां देकर आते हैं।
तो इनमें ना कोई मिशन है ना विजन है, केवल अपने अपने करप्शन को बचाने के लिए, एम्बिशन ऑफ पोजीशन को साधने के लिए, मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन को जगाने के लिए और देश का डिवीजन और बंटवारा करने के लिए एक साथ आए हैं। इसीलिए ना कोई चेहरा है, ना चरित्र है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। देखिए, फिल्म आदि पुरुष रिलीज के बाद से ही लगातार विवादों में घिरी हुई है। लोग फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला की भगवान राम का मजाक बनाने और फिल्म में फुहर भाषा का इस्तेमाल करने के लिए और हिंदू मान्यताओं के भगवान के मुंह से ऐसी भाषा में डायलॉग बुलवाने के लिए कड़ी आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जगह जगह इस फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है। इस फिल्म के ड्रेस, लुक्स और वीएफएक्स समेत इसके डायलॉग बल्कि हर चीज की खिल्ली उड़ाई जा रही है। इस फिल्म पर लगातार संस्कृत से छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लग गया है। इसी बीच अब हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी फिल्म आदि पुरुष पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा, देखिए वर्तमान में जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, इसमें जो फिल्म के बनाने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि सस्ती लोकप्रियता कैसे लिया जाए, क्योंकि प्रचार करने में उनको पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए जानबूझ करके और भी हिंदू सनातन धर्म पे ऐसे ही करते हैं कि जिसे हिंदू समाज को ठेस पहुँचे। उनको किसी की भावना से, धार्मिक भावना से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसे कमाने से मतलब है। और हमें ये पता चला है कि वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं, उन्होंने इस चीज़ इनको लिखा है। पहले भी बड़े अच्छे उन्होंने लिखा है, 2-4 मैंने जो सुना है। तो इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मनोज जी जैसे लोग पैसों के लोभ में हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ गलत संवाद करके दर्शा रहे हैं। इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा न सिर्फ एक हिंदू समाज की निगाहों में इन्होंने अपराध किया है, साथ में ये कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे में भी आएंगे। कानूनी इन पे कार्रवाई भी हिंदू महासभा प्रयास करेगी करने की, जो भी हुआ है। और उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ा पाप भी किया है, इसलिए इसकी जितने निंदा की जाए कम है। और सवाल सिर्फ संवाद तो जो है वो तो है ही है, इतनी निचले स्तर की संवाद, जिस हनुमान जी की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो उन हनुमान जी को कहा जा रहा है कि तुम्हारी फुआ का ये बागीचा है जो हवा खाने चला गया। इस तरह की तलाक और इस तरह की के लोगों का प्रभाव फिल्मों पे है। ये सरकार 10 वर्ष होने जा रही है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के राज में पीके फिल्म आया जिसमें भगवान शिव का अपमान करते दिखाया, और तमाम भगवा आया, उसके पहले भी लीला का एक आया और अब आ गया। और इस पे सेंसर बोर्ड भी मूक दर्शक बन के बैठे रहती है। हमें लगता है सेंसर बोर्ड में भी ऐसे लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं, घूसखोर हैं, नशेड़ी हैं, जो नशा करके बैठते हैं। देखिए वर्तमान रुक करेंगे अब छत्तीसगढ़ का, जहां पर पीएससी घोटाले को लेकर भाजयुमो बड़ा आंदोलन और सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी में है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंच गए हैं। रायपुर पहुंचने के बाद तेजस्वी सूर्या ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। कहा गया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा 2/3 बहुमत से वापसी करेगी। पीएससी का बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। कई सारे युवा पीढ़ी इससे पीड़ित है, वंचित है। उन सब के लिए न्याय मांगने के लिए और सीबीआई जांच का आग्रह के साथ युवा मोर्चा आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी प्रदर्शन और सीएम निवास का घेराव का कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी वेव छत्तीसगढ़ में आज हम देख रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में ये युवा विरोधी, जन विरोधी सरकार को जनता यहीं से उखाड़ कर फेंकेंगे और यहाँ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ले आए। पीएससी बिहार में इन दिनों तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पारा चढ़ने के बाद गर्मी से लोग बेहाल हैं और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गर्मी से काफी त्रस्त नजर आए।
बता दें कि नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा से बाहर छतरी में निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सवाल करने लगे। गर्मी से बेहाल हुए नीतीश कुमार ने समान नागरिक संहिता पर पूछे गए सवाल पर बहुत गर्मी होने का हवाला देकर बात को टाल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया ने समान नागरिक संहिता के बारे में सवाल उठा दिया, तो वहीं इस दौरान दबसीना पोंछते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार जो है निकलने की कोशिश करने लगे, पत्रकारों से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और कहा कि सब बात होगी, बाद में होगी, अभी बहुत गर्मी है। ये कहते हुए सीएम नीतीश कुमार आगे की तरफ निकल गए। बहुत गर्मी है, गर्मी चलिए रहा सब बात होगा बाद में। अरे बहुत गर्मी है और सर अपनी बैठक शुरू हो रही है, उसके बाद और अब एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां बलिया से खबर है कि भीषण गर्मी और लू के कहर के बीच पिछले 4 दिनों में करीब 57 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि बलिया से विधायक और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लोगों की मौत और गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। इस मौत को लेकर जो बयान उनकी तरफ से दिया गया, उन्होंने कहा कि गर्मी के समय मृत्यु दर बढ़ जाती है। दयाशंकर ने रविवार को दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम में वहां पर वो शिरकत करने पहुंचे थे और इसी दौरान जो है पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि गर्मी के समय मृत्यु दर बढ़ जाती है। ऐसा पहले भी होता रहा है और साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार ही ऐसा हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मृत्यु हो रही है तो स्वाभाविक भी हो रही है तथा सिर्फ इसे गर्मी से ही जोड़कर न देखा जाए। मृत्यु दर बच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखिए गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है, तो ये जनरली होता है, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और काम कर रहे हैं और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी। और गुजरात के जूनागढ़ में एक दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए जाने के बाद हुए बवाल पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने यहां पर कहा कि इस मामले में सरकार को वहां पर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का तो ये गृह राज्य है। तो वहीं दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किए जाने को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। करारा हमला बोलते हुए राउत ने कहा कि बीजेपी नेता नींद से जागे और यहां पर केंद्र सरकार इतिहास को नष्ट करना चाहती है। शिकार तो हो गया है मोदी जी का, कहां घूम रहे हैं देवेंद्र जी, घेर लिया है उनको, भाग रहे हैं यहां वहां। मणिपुर में जाकर दिखाइए, कश्मीर में जाकर दिखाइए। मणिपुर में जो हो रहा है, जो स्थिति मणिपुर की निर्माण पैदा हुई है, जिम्मेदार कौन है? पूरा मणिपुर जल गया है। क्या किया आपने? मणिपुर की जनता ने आपका शिकार किया। आरएसएस ने अपील करी है कि डायलॉग्स होने चाहिए, कहीं ना कहीं पीस के। देखिए आरएसएस को कौन पूछता है? आप जाइए फिर डायलॉग करिए वहां के लोगों से, क्यों नहीं करते? नॉर्थ ईस्ट में आपका इतना बड़ा संगठन है ना, तो मणिपुर में क्यों फेल हो गया? हाँ, फडणवीस जी तो कह रहे हैं 302 के आंकड़ा पार होगा। कौन? फडणवीस। ठीक है, फडणवीस यहाँ बैठकर बोल रहा है, देश की स्थिति उनको मालूम नहीं है। देवेंद्र जी को देश की स्थिति के बारे में जानकारी लेनी है। देखिए जो लोग वहाँ रेडियो तोड़ रहे हैं वो लोगों के मन की बात है, मोदी जी के मन की बात नहीं। मोदी जी के मन की बात अब वहाँ की जनता नहीं सुनना चाहती और मुझे लगता है मणिपुर की जनता ने जो किया है वो देश के मन की बात है और धीरे धीरे पूरे देश में यही माहौल है। आप देखते रहिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने दरअसल ट्वीट किया और जानकारी दी है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून जल्द लागू करेंगे। धामी सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बना ली थी। इसी कमेटी के द्वारा आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए, जिसके बाद कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव भेजे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। बहन, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना नहीं है, नारी की अपमान की योजना जैसी प्रतीत हो रही है। माता बहन बहुओं के निजता का उल्लंघन जो उसमें किया जा रहा है, डाटा उनका लीक किया जा रहा है जिस तरह से, ये चिंता का विषय है और इनसे इनका सोच भी उजागर होता है नारी के प्रति, किस तरह से ये नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके नंबर वगैरह जो उस पर लिखे हुए हैं, अब ये नंबर किसी अवांछित व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो बहू को, बेटी को परेशान करेगा। ये अच्छा कृत्य नहीं है। देखो, उनकी कोई भी चीजें, अनुसांगिक संगठन आपने देखे कहाँ है कांग्रेस के काम करते हुए। ये जितनी भी बातें एक दिन के समाचार के बाद दूसरे दिन आती नहीं है, काल्पनिक है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना नहीं है, नारी की अपमान की योजना जैसी प्रतीत हो रही है। माता बहन बहुओं के निजता का उल्लंघन जो उसमें किया जा रहा है, डाटा उनका लीक किया जा रहा है जिस तरह से, वो वीडियो भी देखा है। एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो लेके आए थे, दोनों को लाइन अटैच कर दिया है और उसके भी जांच के आदेश कर दिए। कांग्रेस नारी सम्मान योजना चला रही है, वही कुछ हमारे सनातन के साहित्य के छपने का सबसे बड़ा केंद्र है गीता के। कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण ही सिर्फ छापती है। ये इनकी पीड़ा हो सकती है और ये इनकी तुष्टिकरण। उनने 100 साल में कभी सम्मान कोई लिया नहीं और इसमें भी जो अर्थ का सम्मान है उनने लेने से मना किया है, लेकिन इसके बाद भी इनको आपत्ति है। ये सब देश समझता है कि इन्हें क्यों आपत्ति है। वो वीडियो भी देखा है। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। वैसे तो भारत के कई राज्यों में और कई क्षेत्रों में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, लेकिन पुरी की भव्य रथ यात्रा जो है वो देखने के लिए देश विदेश से भी लोग शामिल होते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में भी रथ यात्रा के लिए विष्णु भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। नारायणपुरम तीर्थ शहदा द्वारा यहाँ पर श्री नारायण भक्ति पंथ के संस्थापक आचार्य संत श्रेष्ठ सदगुरु लोकेशानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में शहादा नगर में यात्रा आयोजित होने जा रही है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों से मिलने पहुंचेंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि साथ ही होंगी बहन सुभद्रा और भाई बलराम। इस पावन अवसर पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से तमाम जो विष्णु भक्त हैं वो सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह ठीक 9 बजे सप्तशृंगी मंदिर से शुरू होकर ये जो रथ यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा जो है आगे बढ़ेगी, अहिंसा चौक से होते हुए दादावाड़ी के निकट विसर्जित की जाएगी। आप सभी भक्तों को सप्रेम श्री नारायण, आप सभी को यह बताते हुए बड़ा ही आनंद हो रहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आयोजन श्री नारायण भक्ति पंथ की ओर से किया गया है। भक्ति पंथ के प्रवर्तक आचार्य संत श्री लोकेशानंद जी महाराज जी के परम पावन सानिध्य में इस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का आयोजन किया गया है।
आप सभी को इस रथ यात्रा में अवश्य पधारना है और भगवान की इस मंगलमयी रथ यात्रा में आकर पुण्य लाभ प्राप्त करना है। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकलती है, उसी अनुसार उसी दिन और उसी तिथि को श्री शहादा धाम में भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो इस वर्ष यह यात्रा 20 जून 2023 मंगलवार को निकाली जाएगी। श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का यह महत्व है कि भगवान की इस रथ यात्रा में भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। जो कोई भक्त साल भर भगवान के मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर पाते, उनसे मिलने के लिए भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं और नगर भ्रमण करते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। भगवान की इस रथ यात्रा में जो भी कोई ध्वजा की सेवा करता है, छत्र की सेवा करता है, चवर की सेवा करता है, उन्हें निश्चित ही राजयोग की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों का कहना तो यह भी है कि केवल इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने से ही 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ का निर्माण इस शहादा धाम में हो रहा है। यहाँ पर शालिग्राम जी के 5100 विग्रह विराजमान होने वाले हैं। जहाँ 108 विग्रह होते हैं शालिग्राम जी के, उसको मंगल देशम कहते हैं। जहाँ पे 1008 होते हैं उसको महामंगल देशम कहते हैं। परंतु जहाँ पर 1 सहस्त्र यानी 1000 से ज़्यादा रहते हैं उसको भूवैकुंठम कहते हैं। तो उस हिसाब से जो नारायण क्षेत्र ये बन रहा है, यहाँ 5100 शालिग्राम जी विराजमान होने वाले हैं। शालिग्राम जी का यह महत्व है कि ये प्रत्यक्ष विष्णु भगवान। शालिग्राम शिलाओं का इतना महत्व है कि जहाँ पर 12 शालिग्राम शिलाएं होती हैं उसको मंगल देशम कहते हैं। जहाँ पे 108 शिलाएं होती है उसको महामंगल देशम कहते हैं। और जहाँ पर 1 सहस्त्र यानी 1000 शिलाएं होती हैं उसको भूवैकुंठम कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ पर 5100 शालिग्राम जी विराजित होने वाले हैं। तो इसीलिए ये शहादा क्षेत्र श्री क्षेत्र के रूप से जाना जाएगा। विग्रह है, ये साक्षात विष्णु भगवान है। इनकी पूजा हम घर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बहुत नियम होते हैं और उतना नियम हम पाल नहीं सकते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा अष्टधातु के श्री शेष शाही नारायण के रूप में आप लोगों को दी है। कृपया आप सब शेष शाही नारायण की विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। विग्रह है। और मिस इंडिया बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ने एक और सफल आयोजन करते हुए सभी पिताओं को एक खास सौगात दी है और फादर्स डे मनाने के लिए डायनामिक डैड का आयोजन किया गया। आशु आहूजा और डॉक्टर कीर्ति ढींगरा ने प्रतियोगिता में कुल 23 पिताओं के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस इवेंट की जो कोरियोग्राफी है वो आमिर सोहेल ने की है। जसलीन कौर ने अपनी सुरीली आवाज में गुरुजी के भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस खास कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए शो में मुख्य अतिथि के तौर पर आर्या न्यूज के जनरल मैनेजर ध्रुव सिंह पहुंचे। साथ ही मुकेश बेहर ने सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस शो में खास मेहमानों की जो कड़ी है उसमें जीत खंडूजा, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी और जितेश खन्ना भी शामिल रहे। बता दें कि जो शो है पैसिफिक D21 मॉल के सहयोग से किया गया और शो के अंत में प्रवीण शौकीन विजेता घोषित किए गए। देवेंद्र पाल सिंह पहले रनर अप बने और शशांक जैन दूसरे रनर अप रहे। हालांकि जसविंदर के साथ वहां पर जसविंदर के सिंह और बलजीत सिंह शो के ओपनर रहे, जबकि मणि गुजराल शो स्टॉपर बने। इस शो की धूम बस यही नहीं रुकी, बल्कि अमन खन्ना अपने बच्चे शौर्य खन्ना और शगुन खन्ना के साथ रैंप वॉक करते नजर आए। साथ ही साथ इसी कड़ी में विशु भारती अपने बेटे इशित भारती के साथ और डॉक्टर अमित ढींगरा यहाँ पर कहां ढींगरा के साथ विशेष वॉक करते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि ओरेन इंटरनेशनल एकेडमी द्वारका और ओरेन इंटरनेशनल एकेडमी गुरुग्राम मेकओवर पार्टनर रहे। इस दौरान प्रपोज बुटीक स्टाइल जो है स्टाइल पार्टनर रहा और ढींगरा डेंटल क्लिनिक एंड ल्यूमिनेस यहाँ पर एथलेटिक्स स्माइल पार्टनर रहे।
और शहर में कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कांग्रेस की राजनीति में मानो भूचाल आ गया हो। संगठन ने रवि भदौरिया को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है और इधर मुस्लिम समाज ने भी शहर अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कर दी। बता दें कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो वही महिला नेत्री नूरी खान ने और मुस्लिम समाज को लेकर भी कुछ बातें उन्होंने कही और शिकायत प्रदेश संगठन तक जब पहुंची तो उसके बाद संगठन प्रभारी के द्वारा रवि भदौरिया को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। इधर रवि भदौरिया ने अपना पक्ष रखते हुए इस ऑडियो को फेक बता दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है और शाम होते होते मुस्लिम समाज ने भी रवि भदौरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो जो ऑडियो है वो मैंने भी सुना है, उसमें कहीं भी मेरी आवाज़ नहीं है, वो फेक ऑडियो है। और कुछ इस तरीके जो लोग हैं षड्यंत्रकारी लोग, उनके द्वारा वो ऑडियो बनाया गया है और उसमें मैंने कभी भी किसी भी नेता के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। और इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी को मैंने पत्र लिखा है कि इस तरीके का कोई भी अगर कृत्य करता है और षड्यंत्र करता है, निश्चित रूप से आपने देखा कि आने वाले समय में 4-5 महीने बचे हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र तो सब रचते रहते हैं। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी, हाथ के पंजे पे हम उसे जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। वो जो ऑडियो है आपको पहले हमने अपने पार्लियामेंट को बता दिया है भाई, जो शहर अध्यक्ष ने जो टिप्पणी करी है उसके विरोध में जो है हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। वजह क्या है कि 2023 में चुनाव आ रहा है, हम मुस्लिम समाज की तरफ कांग्रेस में परचेज करते हैं राजनीति में। कल जब अपने समाज में जब जाएंगे तो शहर अध्यक्ष अगर उसके मामले में टिप्पणी करता है तो उनको जवाब देते हैं। इसलिए हमने मांग करी है कि ऐसे अध्यक्ष को आपके समाज का एक दल उनसे मिलने जा रहा है और अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं और अगर नहीं हटाया जाता है तो किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी? जो रूपरेखा सब जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस में कार्य करते हैं, कांग्रेस को जो तकलीफ दी है उसका कारण आप जानते हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रवि भदौरिया जी ने जो शब्द का उपयोग किया है उसकी हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं तो उनको तत्काल अध्यक्ष पद से हटाया जाए। लखीमपुर में बढ़ती गौकशी और लव जिहाद के मामलों को लेकर प्रदर्शन जारी है। बता दें कि हिंदू संगठनों ने डीएम और एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए नारेबाजी की और ऐसे मामलों पर कार्रवाई की मांग की गई है जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल ये तमाम जो ग्रामीण हैं वो गौकशी और लव जिहाद के मामलों में कार्रवाई ना होने से चलते नाराज हो गए हैं और बढ़ते लव जिहाद के मामलों में कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। इसी क्रम में एसपी कार्यालय में एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। जनपद में जबरदारी गर्मियों पर होते हैं, यहाँ मऊ दाऊद फरदान के अंतिम को पूर्व के द्वारा कुछ द्वारा जबर दिया, मूर्तियों की हुई और नाम किया गया। वो चाहते हैं कठोर कार्रवाई को उन गैंगस्टर का निकालते देना चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।